हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई सिंप्लीफाइड सीरीज। मैं हूं मंजुला चौधरी और आप देख रहे हैं एडुहेल्प। आज के इस सीरीज में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, ये थंबनेल में जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने पैसे पकड़ रखे हैं, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो भी उसी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। मनी क्या होता है, क्यों जनरेट हुआ, उसको क्या माना जाता है, क्रेडिट क्या होता है, कौन सा टाइप ऑफ क्रेडिट होता है, इन्हीं चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एंड देन हम देखेंगे क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट क्या होता है? वेरी गुड, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है लोन, उधारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि क्या हमने मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि लेन देन अगर कोई चीज करनी है तो उसका मेन सोर्स होना चाहिए मनी। तो क्या ऐसा है? द आंसर इज यस। हम मनी को ही क्या मानते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। हमने उसको क्या पोजीशन दे रखा है कि मनी को हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? एक इंटरमीडिएट है। अगर कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस आपको करना है, मुझे कोई सामान खरीदना है, तो वो खरीदने के लिए मैं सामने वाले बंदे को क्या दूंगी? पैसा, मनी। अगर हम इंडिया में हैं तो हम क्या देंगे? रुपीस। अगर हम यूएस में होते तो हम क्या देते? डॉलर। तो जो कंट्री में आप हो, उस कंट्री का डोमिनेटिंग करेंसी जो होता है वही आपका क्या बन जाता है? आपका बन जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारी डोमिनेटिंग करेंसी क्या है? रुपीस। तो वही हमारा क्या बन जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी सामान खरीदना है, सामने वाला अगर मुझे अपना सामान बेच रहा है और मुझे खरीदना है, तो मुझे उसको क्या देना होगा? पैसा देना होगा। तभी हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। सामने वाला बंदा मुझे खरीदने के लिए देगा भी। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो इंटरमीडिएट होता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझना कि हमने मनी को ही क्यों कंसीडर किया है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम किसी और चीज को भी तो कर सकते थे। और चलो ये क्वेश्चन को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करना, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है ना? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे यहां पे मैंने दिखा हुआ है कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू मेक मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को भी छोड़ दो, किसी को भी, कोई भी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने की जरूरत क्या है? पहले हमारा क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, बराबर है, जहां पे मेरे पास कुछ सामान होता है, आपके पास कुछ सामान होता है, और हम एक्सचेंज कर लिया करते थे, राइट? तो अब वो एक्सचेंज प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता? मैं भी अभी भी सामान बना रही हूं, अगर आप भी अभी सामान बना रहे हैं, तो हम आपस में एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? हमें ये मनी का मीडियम, मनी बीच में लाने की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो हमें क्यों जरूरत है? ताकि हम क्या कर सके? हम एलिमिनेट कर सके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या है मैम? ये बताती हूं क्या बोल रहे हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूं ताकि आपको भी याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, पर मनी को हमने ऐसा क्यों कंसीडर किया है? हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी है ताकि हम क्या कर सके? हम हटा सके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, अब सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या है, राइट? तो यहां पे आपके बुक में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो पहले मैं आपको शो करूंगी एंड देन एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या होता है। ठीक है, तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में कहा जा रहा है कि इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल is exactly what the other person desires to buy। मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पे चला गया है, बताओ, अपने हिसाब से जगह चेंज कर रहा है। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल सोचिए हमारे पास पहला है एक
शू मेकर। ठीक है, ये शू मेकर क्या करता है? ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये शूज बनाएगा, बराबर है। उसी तरह से हमारे पास एक व्हीट सेलर है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये व्हीट बेचता होगा, ठीक है। अब सोचिए, ये जो शू मेकर है इसको जरूरत है व्हीट की, ठीक है। शू मेकर को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा हमारे व्हीट सेलर के पास। अब सोचिए कि अगर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, अगर कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो यहां पे इसे क्या करना होगा? इसे कहना होगा कि भाई तू मेरा शूज ले ले और तेरा व्हीट जो है वो मुझे दे दे। सही बात है, आपको एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा। कोई बंदा, वो मेरा सगा तो है नहीं कि मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी यार मेरे को गेम की जरूरत है, मेरे को व्हीट की जरूरत है, वो बोलेगा हाँ ठीक है लेके जा। नहीं, वो इन रिटर्न मुझसे भी कुछ मांगेगा, राइट। वो मुझसे क्या मांग सकता है जो मेरे पास है? मेरे पास क्या है? मेरे पास शूज है। तो मैं उसको बोल रही हूं कि भाई आपका व्हीट मुझे दे दो, उसके बदले आप मेरे से शूज ले लो। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हमारा ये जो व्हीट सेलर है, हमारा ये जो व्हीट सेलर है, इसको शूज चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है ना। मैं शू मेकर हूं, मैं गई हूं, मैं बोल रही हूं कि यार मेरे को थोड़ा सा व्हीट चाहिए था, तुम मेरे शूज ले लो और उसके बदले मुझे व्हीट दे दो। पर जो व्हीट सेलर है उसको भी तो शूज की जरूरत होनी चाहिए। अगर उसके पास ऑलरेडी शूज है तो वो मेरे से शूज क्यों लेगा? वो सीधा बोलेगा मेरे को शूज की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कुछ और दो। अब ये बंदा कुछ और क्या देगा, क्योंकि इसके पास तो शूज ही है सिर्फ, तो ये उसको क्या दे सकता है? और यहां पे क्या जरूरी हो गया है? यहां पे ये चीज जरूरी हो गई है कि अगर इस बंदे के पास सिर्फ शूज है देने के लिए, तो ये बंदे को भी सिर्फ शूज चाहिए होना चाहिए। अगर इसे शूज नहीं चाहिए तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे देगा ही नहीं। वो बोलेगा कि भाई तेरे पास जो चीज है वो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं मेरी चीज तुझे क्यों दूं? तो एक्सचेंज प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहां है मैम? डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब क्या? अरे यार मुझे वो चीज चाहिए थी, क्या पता तेरे पास है, वाह। तो ये क्या है? ये कोइंसिडेंस है कि मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने सोचा भी नहीं था, बट वो तुम्हारे पास है और तुम मुझे देने के लिए भी तैयार हो। तो ये क्या हो गया? ये कोइंसिडेंस हो गया। तो यहां पे भी क्या बोल रहे हैं कि इसकी क्या वांट है कि इसको व्हीट चाहिए, और इसकी क्या वांट है कि इसको शूज चाहिए। जब ये दोनों की वांट्स एक दूसरे से मैच करेगी तभी क्या पॉसिबल है? ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। बट ऐसा हमेशा होना जरूरी है क्या? नहीं, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि शू मेकर जब गया है कि भाई मुझे व्हीट चाहिए, तुम मेरे शूज ले लो, तो वो क्लियरली बोल सकता है कि भाई मेरे को तेरा शूज नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा? तो इसलिए क्या किया गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाया गया है। इसलिए हमने मनी को कंसीडर किया है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है, हमें निकालना है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या जरूरी है कि एक सेलर जो चीज बेचना चाहता है, बायर भी वही चीज खरीदना चाहता है। जरूरी है कि दोनों के वांट्स जो हो वो उस टाइम पे मैच करे, और ऐसा हर बार होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दैट इज द रीजन हम बोल सकते हैं कि बार्टर सिस्टम को इरेडिकेट करना पड़ा, हटाना पड़ा, ओवरकम करना पड़ा। समझ में आ रहा है? नहीं तो पहले तो ऐसे चल ही रहा था कि भाई तुझे जो चाहिए मेरे पास है, मुझसे लेके जा, मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। बट अब वो हमेशा ऐसा हो पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि लोगों की नीड्स, लोगों की वांट्स जो है वो बढ़ने लग गई। अलग अलग लोगों को अलग अलग नीड्स आने लग गए। तो इस वजह से क्या हुआ है? बहुत मुश्किल हो गया था बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना चीजें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया, एक कॉमन चीज लाई जिसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हो। अब क्या हुआ है कि शू मेकर के पास क्या है? मनी है। तो शू मेकर सीधा सीधा व्हीट वाले के पास जा सकता है और वहां पे पैसा देकर वो अपने लिए व्हीट ले सकता है, और व्हीट सेलर जो है वो उन्हीं पैसों से उसका जो भी वांट होगा वो पूरा कर सकता है। अब इनको किसी और चीज पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इन्हें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि जो चीज मुझे चाहिए जब वो बंदा आएगा तब मैं सेल कर पाऊंगा, नहीं तो तब तक मैं भी बैठा हूं वो भी बैठा है।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या जरूरी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाना जरूरी है। और हमने किसको लाया है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी को। तो इसलिए अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आपको बस पैसा देना है और अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। क्लियर है? ठीक है। इसलिए क्या हुआ है, बार्टर सिस्टम जो है एक टाइम के बाद वर्क नहीं कर रहा था, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई मनी को हमने क्या किया था, मनी को हमने कंसीडर किया था एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बट ये क्या अभी हुआ है क्या? नहीं, ये बहुत साल पहले से हो रखा है। तो वो लोग ने जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिसाइड किया था और उस टाइम पे जब उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है हम लोग मनी कंसीडर करेंगे, तो वहां पे उनके लिए बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने कंसीडर की थी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कंसीडर किया था वो था उनका फूड ग्रेन्स, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कंसीडर किया, उन्होंने कैटल्स को भी कंसीडर करने लग गए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग मुद्राएं लाई, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स, कुछ सिल्वर कॉइन्स, कुछ ब्राउन कॉइन्स, इस तरह से। एंड देन अब क्या है, अब हमारा एक प्रॉपर मनी है जिसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें भी क्या हुआ, 500 और 1000 के नोट निकल गए, तो अब मैं उसको यूज कर सकती हूं क्या? नहीं। तो वो मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या? नहीं, क्योंकि अब वो मनी में ही कंसीडर नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? तो ये पिक्चर बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन डिफरेंट डिफरेंट एरा। ठीक है, पुराने टाइम पे क्या होता था, तो पहले शुरुआत हुई थी फूड ग्रेन से कि भाई आप मुझे खाने का सामान दो और उसके बदले आपको जो चाहिए वो लेकर जाओ। फिर उसके बाद आने लगे कैटल्स कि आपके पास अगर कोई जानवर है तो वो मुझे आप दे दो और उसके बदले आप अपना सामान ले लो। फिर उसके बाद आने लगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, जब राजा महाराजा आने लगे उस टाइम पे। एंड देन अब हम प्रॉपरली करेंसीज को यूज कर रहे हैं। उस टाइम से शुरू हो गया था, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके अलग अलग करेंसीज में आ रहा है। तब सिर्फ कॉइन हुआ करते थे, अब क्या हो गया है, पेपर्स भी आ गए हैं, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये पिक्चर आपको क्या दिखा रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है? मैम ये पिक्चर दिखा के मनी के बारे में, फॉर्म्स के बारे में बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां पे आपको एक इमेज दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये क्या बता रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो आपको जब ये इमेज दिखेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है, पहले क्या यूज होता था और अब क्या यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, यहां पे आपको बताया जा रहा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अभी हमने क्या देख लिया, हमें देख लिया कि फॉर्म ऑफ मनी जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए हैं। और लास्ट में हम कहां पहुंचे थे कि अभी जो हम नोट्स एंड करेंसीज यूज कर रहे हैं वहां पे हम पहुंच गए थे। तो वहां पे जो हम पहुंचे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट आपका आ रहा है वो है आपका नोट्स एंड कॉइन्स, है ना। 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, हमारे पास 2000 रुपए का नोट है। कॉइन्स भी है हमारे पास 1 रुपए, 2 रुपए एंड देन 5 रुपए एंड देन 10 रुपए, राइट। तो ये क्या है, ये है आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में बेसिकली वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि राइट नाउ एट प्रेजेंट आप क्या यूज करते हो। तो हम मनी के फॉर्म में क्या यूज करते हैं, नोट्स एंड करेंसीज, कॉइन्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है, और वो क्या है, वो है आपका बैंक। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैंक भी आपका क्या बन गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है। कैसे बन गया है बैंक, वो सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे। आई होप इतना क्लियर है सबको, क्या क्या चीजें हम देख चुके हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, चलो अब एक एक करके देखेंगे कि भाई पहले हम करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो करेंसी के ऊपर पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है। करेंसी में आते हैं नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है, क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो आरबीआई को हक है सिर्फ करेंसी नोट्स इश्यू करने का। तो अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जो नोट है, जो कॉइन्स है, वो कौन इश्यू करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई किसके बिहाफ में करता है? तो वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैम सिर्फ आरबीआई कर सकता है? यस। अगर आरबीआई के अलावा और कोई करना चाहेगा तो वो इलीगल माना जाएगा, वो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे फर्जी, अगर आपने सीजन जो अभी चल रहा है, जो बड़ा फेमस हो गया है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही दिखाया है कि शाहिद कपूर ने क्या किया था, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, तो उसने एग्जैक्टली एक्यूरेट रुपीस बनाए थे। ठीक है, वो पूरा सीरीज जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, और कैसे उसने जो इतने सारे पैसे बना दिए, अब उसको कैसे खर्च किया जाए, कैसे उसको मार्केट में लाया जाए, पूरा मूवी उसी के ऊपर है। तो जो शाहिद कपूर ने किया वो गलत है क्या? यस। क्यों? एग्जैक्टली तो सेम ही ना नोट्स, फिर गलत कैसे हो गया? क्योंकि उसको हक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने ये करने का। गवर्नमेंट ने जिसको ये हक दिया है वो सिर्फ कौन है? आरबीआई है। अगर उसके अलावा कोई और ऐसा करता है तो वो इलीगल माना जाता है, और उसके ऊपर क्या होगा? लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इसे यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इश्यू द करेंसी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि करेंसीज में जो रुपीस है, जो नोट है, वो क्या है? वो एक्सेप्टेबल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेबल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा मेरे साथ आके ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है और मैं उसको बोल रही हूं कि ठीक है भाई, तुम्हारा इतना गुड्स मेरे पास आ जाएगा, उसका मैं इतना पैसा तुमको दे दूंगी इन रुपीस, और ट्रांजैक्शन अगर इंडिया में हो रहा है तो सामने वाला बंदा इंकार नहीं कर सकता है कि नहीं भाई मुझे रुपीस में ट्रांजैक्शन नहीं करना। वो ये नहीं बोल सकता है। क्या बोला जा रहा है कि अगर इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर हम दोनों इंडिया के हैं और यहां पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और अगर मैं चाहती हूं कि वो रुपीस में हो, मेरा पेमेंट जो है वो रुपीस में जा रहा है, तो सामने वाला बंदा उसको इंकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। तो कोई भी इंडिविजुअल डिनाई नहीं कर सकता है लीगली कि मुझे पेमेंट रुपीस में नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वो डिनाई करेगा तो उसके लिए हम क्या लेके आएंगे? ऐसे हर कोई अपने अपने मर्जी से चलने लगा तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा ही नहीं, बार्टर सिस्टम फिर से आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि नहीं चल पाया था। समझ में आ रहा है? तो करेंसी वाले चीज में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए कि उसको इश्यू करने का हक सिर्फ आरबीआई के पास है। उसको ये हक किसने दिया है? उसको ये हक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका मतलब साफ क्या है कि कोई और इंडिविजुअल बॉडी रुपीस दैट इज करेंसीज नहीं बना सकता। ठीक है, फिर जब उन्होंने बात की है इंडिया के बारे में, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई इंडिया में रुपीस को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, जिस वजह से कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल अगर रुपीस में पेमेंट हो रहा है, इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन है और रुपीस में पेमेंट हो रहा है, तो वह डिनाई नहीं कर सकता लीगली। ठीक है, ओके। चलो, अब नेक्स्ट हमारा क्या बच गया था? हमारा करेंसी हो गया। नेक्स्ट हमारा था डिपॉजिट विद द बैंक। बराबर है। अब चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डिपॉजिट विद द बैंक के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक को मैं हाईलाइट कर लेती हूं। ठीक है, अब देखो डिपॉजिट विद द बैंक का मतलब क्या है कि आपने अपना पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया भाई? मेरे पैसे हैं, मैं बैंक में जाके क्यों डिपॉजिट कर रही हूं? मैं तो खर्च करूंगी। यहां पे ये कहा जाता है कि जब एक बंदा सैलरी अर्न करता है, ठीक है, अभी सोचो मेरी सैलरी अगर 20,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पूरे के पूरे 20,000 पूरे महीने में खर्च कर दूं। हो सकता है कि मेरा एक्सपेंसेस सिर्फ 10,000 हो एंड बाकी का जो बचा हुआ 10,000 है वो मेरे पास है एज सेविंग्स। सही बात है। तो मैं क्या कर रही हूं, मेरी सैलरी है 20,000, मैं 10,000 का मेरा एक्सपेंसेस कर लिया और फिर उसके बाद बाकी का 10,000 जो है वो मेरा सेविंग्स है, वो मैं अपने अलमारी में ड्रॉर में रखती हूं। ठीक है, बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि भाई तुम ड्रॉर में क्यों रख रहे हो, तुम बैंक में ले आओ ना, बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक में जाके रख दो। तो मेरा क्वेश्चन यही आएगा कि भाई मैं तुम्हारे पास लाके क्यों रखूं? तो इसका आंसर क्या है कि अगर ये मेरे ड्रॉर में रहेगा तो ये हमेशा सिर्फ 10,000 ही रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 महीने बाद जब ड्रॉर खोलूंगी तो वो 10 का 12 हो चुका होगा, 1 साल बाद जब ड्रॉर खोलूंगी तो 10 का 20 हो चुका होगा। नहीं, वो उतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, बैंक में जाके अपनी सेविंग्स को रखते हो, तो क्या मिलता है आपको? ये सेविंग्स पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि आपका अमाउंट है 10,000, आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर रखा है और फिर उसके बाद जितना पैसा बैंक में अवेलेबल है उस हिसाब से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 10,000 में 100 रुपए भी इंक्रीज हो गए तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो इसको क्या माना जा रहा है? मॉडर्न मीन्स ऑफ एक्सचेंज माना जा रहा है, कनेक्शन माना जा रहा है बिटवीन द पीपल एंड द मनी। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग आके पैसा डिपॉजिट करें, तो लोगों के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि क्यों डिपॉजिट करूं, व्हाई इज इट यूजफुल, इज इट हेल्पफुल फॉर मी, कहीं ना कहीं मेरे को भी तो फायदा होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि मुझे फायदा है कि अगर मेरी जो सेविंग्स है मैं उसको जाके डिपॉजिट कर रही हूं तो उसी सेविंग्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। तो ड्रॉर में रखा है तो पैसे तो भर नहीं रहे, उससे अच्छा बैंक में रख दूं, बात तो वही है। ऐसी कैसे बात वही है मैम? अगर हमें पैसे चाहिए तो हम ड्रॉ खोल के तो निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक में जाके कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हो आप बैंक में भी जाके, जैसे जैसे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह से जाके अपने अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। ये आपके बुक में एक टर्म है। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है? जहां पे एक डिपॉजिटर है जो जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है अकॉर्डिंग टू हिज विश, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो जाता है बैंक में और अपने अकाउंट से उतना अमाउंट निकाल लेता है अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड, ठीक है। तो आपने जाके अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं अपने अकाउंट में, और जैसे ही आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप जाते हैं और अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। ये डिपॉजिट आपने जो किया है, ये पैसा जब तक बैंक के पास होता है उस पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। इट डिपेंड्स कि आपकी डिपॉजिट कौन सी टाइप की है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डिपॉजिट विद बैंक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपका टर्म आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। जो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहां पे बोला जा रहा है कि जो डिपॉजिटर होता है वो बैंक में आके पैसे डिपॉजिट करता है। कैसे डिपॉजिट करता है? बैंक में आते तो वो बैंक में आता है, अपना अकाउंट ओपन करता है और अपने अकाउंट में पैसे आके डिपॉजिट करता है। हर महीने वो आके पैसे डिपॉजिट कर सकता है और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से वो पैसे विड्रॉ भी कर सकता है। तो जब ऑन डिमांड विड्रॉवल हो सकता है तो हम उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप ये चीज क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है हमारे चेक, ठीक है। सभी के मम्मी पापा का बैंक अकाउंट होगा ही होगा, तो आप लोग जाके मम्मी पापा से उनका चेक बुक मांग सकते हैं ताकि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चेक क्या है? चेक एक पेपर है, ठीक है, जिसको आप बैंक में जाके दिखाते हो, उसमें सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, बैंक वाला वो पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा दे देता है। बस इतनी सी बात है। देखो क्या दिया हुआ है, अ चेक इज अ पेपर, ठीक है। एक पेपर होता है, क्या कर रहा है वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो बैंक को बताता है क्या करने के लिए, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। कहां से पे करना है वो स्पेसिफिक अमाउंट? फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक दैट हैज बीन इश्यूड। समझ में आ रहा है? चेक क्या करता है? चेक हेल्प्स इन डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। मैम ये सब सर के ऊपर से जा रहा है, रुको मैं बताती हूं आपको, ठीक है। यहां पे क्या कहा जा रहा है? अब सोचो आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है। अब उनको कुछ पैसा जो है बैंक से निकालना है। आप सोचो कि एटीएम मशीन काम नहीं कर रही है, आपका जो डेबिट कार्ड आपके पास है आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको कैश चाहिए, ठीक है। तो आपको कैश अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको बैंक में जाना होगा और फिर कैश विड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब यहां पे हम सिर्फ विड्रॉवल की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो जाके, ठीक है। अब जब बैंक में जाके पैसा निकालना है तो पापा आपको क्या देंगे? वो आपको एक चेकबुक में चीजें लिखकर, डिटेल्स लिखकर देंगे,
ठीक है। अब जब मेरे डैड हैं तो वो मेरे लिए क्या क्या लिखेंगे, ये मेरे डैड की चेकबुक है, ठीक है। यहां पे ये जो पोर्शन है ऑब्वियसली ब्लर है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इमेज ही वैसी है, हर कोई अपना चेकबुक का इमेज आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो लिखा होता है वो होता है आपका IFSC कोड। यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे आपका डेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पे पे आप क्या लिखेंगे, पे आप लिखेंगे नाम। अब यहां पे पापा किसका नाम लिखेंगे, पापा किसको भेज रहे हैं, मुझे, तो वो यहां पे किसका नाम लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, वो लिखेंगे मंजुला, ठीक है मैम। अगर पापा खुद जा रहे होते तो वो अपना नाम लिखते, या फिर वो अपने नाम की जगह पे लिख सकते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जिसका अकाउंट है वही बंदा सामने खड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि मैं जा रही हूं तो उन्होंने मेरा नाम लिख दिया, फिर वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिख दिया यहां पे 2000, चलो छोटा सा अमाउंट लिखते हैं, तो यहां पे उन्होंने अमाउंट लिख दिया। फिर वो क्या करेंगे, उसी को इन फिगर्स लिखेंगे। मैम ये जो आपने लास्ट में किया है ये करना जरूरी होता है क्या, यस, क्योंकि क्या पता कोई आगे जीरो बढ़ा दे, तो हमें एंड करना जरूरी है जब आप अमाउंट लिखते हैं तभी, और इसी तरह से एंड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे जो चीज लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, आपका अकाउंट नंबर, जो कि आप नॉर्मली किसी को नहीं देते हो, ठीक है। ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, चेक नंबर। ये जो नंबर है इसे क्या कहते हैं, MICR कोड। इसकी ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पापा ने क्या क्या फिल किया, मेरा नाम डाल दिया, पैसा डाल दिया, इन वर्ड्स इन रुपीज इन वर्ड्स इन फिगर्स दोनों डाल दिया, एंड देन उसके बाद वो क्या करेंगे, वो यहां पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है। अब ये चेक को जब मैं बैंक में लेकर जाऊंगी तो बैंक वाले क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स चेक करेंगे, मेरा आई कार्ड अगर चाहिए तो पूछेंगे मुझसे, और फिर मुझे कैश निकाल कर दे देंगे। समझ में आ रहा है। अब यही पूरा प्रोसेस, सब कुछ सेम, बस मेरे पापा ने यहां पे 2 लाइंस डाल दिए और यहां पे लिख दिया है अकाउंट। तो क्या होगा, अब अगर मैं सामने से गई हूं और मैं बोल रही भाई मैं ही मंजुला हूं, दे दो ना पैसा, वो मेरे हाथ में नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 पैरेलल लाइंस डाल दी गई है। तो फिर क्या होगा मैम, अब वो पैसा मेरे पापा के अकाउंट से मेरे अकाउंट में जाएगा, मेरे हाथ में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पापा ने यहां पे क्या कर दिया है, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी है। जब भी ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है चेक पे, इसका मतलब साफ है कि बंदे के हाथ में पैसा नहीं देना है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका चेक, जो कि क्या है, बेसिकली पेपर है। ये चेक में जितने भी डिटेल्स है वो बैंक को क्या बता रहे हैं कि पैसा कहां पे किसको देना है। समझ में आ रहा है। अगर निकालना है तो किसके अकाउंट से निकालना है, कैसे पता चलेगा किसके अकाउंट से निकालना है, ये रहा अकाउंट नंबर, कितना निकालना है, ये रहा अमाउंट, और ये ट्रू है या नहीं, वो रहा सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें वो मैच करके क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अब अगर मुझे सामने वाले बंदे को पेमेंट करना है तो मैं ये 2 लाइंस ड्रॉ करके बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, बैंक वाला सीधा सीधा सामने वाले बंदे के अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर वहां पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मुझे हमेशा अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैं थ्रू बैंक भी ट्रांजैक्शन कर सकती हूं आराम से, ठीक है। अब तो और ज्यादा ऐप निकल आया है, अब तो बेसिकली चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा सीधा ऐप के थ्रू भी कर लेते हैं, हम गूगल पे भी कर लेते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आ चुके हैं, वी नो, बट आपके बुक में उतने फंक्शंस तक बात नहीं की गई है। उन्होंने क्लियरली सिर्फ इतना बताया है कि भाई आपके पास जो करेंसीज है वो तो है ही, इसके अलावा आप बैंक को भी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो अगर आपको कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करवाना है तो, बाय यूजिंग व्हाट, चेक। चेक क्या होता है, इट इज अ पेपर वेयर देयर इज इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर द बैंक, ठीक है, फॉर व्हाट, टू विड्रॉ द मनी और टू गिव और टू ट्रांसफर द मनी इन समबडीज अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। इतना ही आपने लिखा, बहुत है, इनफ है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैम ये चेक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। मैम ये फोटो इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि डिटेल्स किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है।
क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया अपना मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जहां पे हमारे पास नोट्स एंड करेंसीज में हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स थे, एंड इसके अलावा हमारा डिपॉजिट विद बैंक भी था। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है आपका क्रेडिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो यहां पे जब बात हो रही है क्रेडिट की, तो वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रेडिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोन। ठीक है, क्रेडिट मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन, किसी से उधारी लेना इज व्हाट? क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे जब आप उधारी लोगे तो क्या ही उधारी लोगे? आप मनी ही लेने वाले हो, सही है ना? आप क्या करोगे? आप मनी ही उधारी पे लेने वाले हो, सही बात है। तो देखिए यहां पे कैसे मेंशन किया हुआ है, मोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrowers with money या फिर goods and services in return for future payment। ठीक है, यहां पे क्या क्या चीजें बताई जा रही है भाई? सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आजकल जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सारा का सारा उधारी पे ही चलता है। क्या ये बात सच है? यस। तो मैम अच्छा बिजनेसमैन वही होता है क्या जो उधारी पे ही अपना बिजनेस चलाए? यस, क्योंकि जब आप लोन लेते हो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वो लोन से आप चीजें खरीद भी सकते हो, अपना सामान मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, और वो लोन का सिर्फ रीपेमेंट होता है, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन वही है जो पैसे का रोलिंग करना जानता है, जिसको बार बार अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको पता है कि यहां पे एक ट्रांजैक्शन होने वाला है, यहां से मेरे को 10,000 आएगा, उसमें से 5,000 मैं इसको दे दूंगा, बाकी का पैसा मेरा। अगर आपका ट्रांजैक्शन वैसा फ्लो नहीं कर रहा है, अगर आपको बार बार अपनी जेब में हाथ डालना पड़ रहा है फॉर पेमेंट, दैट मीन्स कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हो। पैसा रोलिंग करना आना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि आजकल जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? उधारी पे ही होते हैं कि भाई तू मुझे 2 महीने का टाइम दे दे, मैं तेरा पैसा चुका दूंगा। वही पैसा मैंने दूसरे वाले को दे दिया और उसको 1 महीने का टाइम दिया, वो 1 महीने में मुझे देगा, मैं 2 महीने बाद इसको दे दूंगा, बात खत्म। मेरी जेब में मेरे को हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इज क्रेडिट। तो क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? जहां पे हमारा जो लेंडर है वो क्या करता है? पैसा लेंड करता है, पैसा देता है। किसको देता है? हमारे बोरोवर को। और बोरोवर क्या करता है? उसको लेता है और फिर उसके बाद फ्यूचर पेमेंट के लिए प्रॉमिस करता है कि भाई हाँ, हमारा एक एग्रीमेंट बन चुका है, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं और मैं इतने टाइम बाद आपको वो 10 लाख रुपए चुका दूंगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इंटरेस्ट। अगर आप बात कर रहे हो क्रेडिट के बारे में, लोन के बारे में, तो यहां पे ये याद रखना, अगर किसी ने मुझसे 10 रुपए लिए हैं तो वो रिटर्न में मुझे कम से कम 12 तो देना चाहिए, तभी तो मैं उसको 10 दूंगी, नहीं तो मैं क्यों दूंगी? समझ में आ रहा है? सो यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका ये इंटरेस्ट वर्ड। अब ये इंटरेस्ट वर्ड कहां आता है? जब आप मोस्टली बैंक से पैसे उठाते हो तो इंटरेस्ट आता है, और कहीं से नहीं उठा सकते क्या मैम? पैसा उठा सकते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम किस पे आ गए हैं? हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट के बारे में, हम बात कर रहे हैं लोन के बारे में। ठीक है, तो लोन का क्या मतलब है कि मुझे पैसा अभी दे दो, मैं फ्यूचर में आपका पेमेंट कर दूंगा, और वो पैसे से मैं क्या कर सकता हूं? अपना बिजनेस, अपना जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है कि लोन एक्टिविटी विद बैंक। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि बैंक है, इंटरेस्ट है, अब हम उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो ये इमेज है, ये इमेज मैंने क्यों डाली है? क्योंकि ये आपके बुक में अवेलेबल है। ये इमेज में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली चीज जो ये है कि डिपॉजिटर कौन होता है और बोरोवर कौन होता है। ठीक है, तो डिपॉजिटर कौन होता है? द वन हु डिपॉजिट्स द मनी, जिसके पास ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है और वो बैंक में जा रहा है डिपॉजिट करने के लिए, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डिपॉजिटर। ठीक है, क्लियर है?
अब ये बंदे जब बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाला इसको क्या देता है, बैंक वाला इसको देता है इंटरेस्ट। सही बात है, ठीक है। आई होप ये इतना चीज क्लियर है कि डिपॉजिटर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो वो बैंक वाले के पास जा रहा है और बैंक के पास जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है। बैंक इन रिटर्न उसको क्या देगा, बैंक इन रिटर्न उसको देगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोवर की। बोरोवर कौन है? बोरोवर वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक वाले उनको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, जब बैंक वाले इनको पैसा देते हैं तो ऐसे टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर बैंक किसको इंटरेस्ट देता है, ऐसा पूछा, तो बैंक किसको देता है, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है। बैंक को इंटरेस्ट कौन देता है, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं हमारे बोरोवर्स। ठीक है, तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन समझने की जरूरत क्यों है? ये ट्रांजैक्शन हमको इसलिए समझना है ताकि हमको ये समझ पाए कि बैंक का इनकम क्या होता है, इनकम ऑफ बैंक। अगर हमें ये जानना है कि एक बैंक चलता कैसे, कि इसने आके पैसा बैंक को दे दिया, बैंक ने जाके किसी और को दे दिया, तो बैंक कैसे फंक्शन करेगा, बैंक का इनकम क्या है? क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, सबके पास इनकम तो आनी चाहिए। अगर इनकम नहीं रहेगी तो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे पे करोगे? अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तो एक टाइम बाद आपको बंद कर देना पड़ेगा अपना बैंक। बराबर है? तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर बैंक फंक्शन कर रहा है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसको पैसा कहां से मिलता है। तो हमें क्या पता चला है कि बैंक को जो पैसा है वो कहां से मिलता है, इंटरेस्ट में से। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि इधर से 10 लोग हैं जो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सोचिए वो है 10,000 रुपए टोटल, और यहां पे बैंक लोगों को पे कर रहा है, सोचिए बैंक टोटल पे कर रहा है 5,000, तो बैंक को कितना मिल रहा है, 10, बैंक कितना पे कर रहा है, 5, तो बाकी के बचे हुए 5,000 ये बैंक के लिए क्या होंगे, ये बैंक के लिए होगा उसका इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर हम पूछे कि बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने इनको 10 लाख रुपए दिए हैं तो वह हर महीने मुझे इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट पे करते रहेंगे। यहां पर भी सेम चीज है कि मैं इनको क्या कर रही हूं, इनका जितना भी पैसा डिपॉजिटेड रहेगा उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट दे रही हूं। क्लियर है? ठीक है, तो मैम अगर कभी ऐसा हो गया कि 10-12 लोग यहां से आ गए कि भाई मुझे मेरा पैसा विड्रॉ करना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो बैंक क्या करेगा, क्योंकि बैंक ने तो किसी और को दे रखा है, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, हमेशा एक परसेंटेज, ज्यादातर वो परसेंटेज 15% होता है, तो हर बंदा, कोई भी बंदा अगर बैंक में जाता है और पैसा डिपॉजिट करता है तो वो उसके अमाउंट का 15% उसके अकाउंट में ही रखता है और बाकी का जो है वो रोलिंग पे डाल देता है। समझ में आ रहा है? अब सोचो अगर मैंने 10,000 रुपए जाके डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, तो 10,000 का 15% कितना होगा, 1,500। तो ये 1,500 रुपए क्या करेगा, वो बैंक वाला अपने पास रखेगा, बाकी का पैसा रोलिंग पे डाल देगा। तो वो हर बंदे का कितना 15% जो है मिनिमम रखता ही रखता है। ठीक है, मैक्सिमम बढ़ा भी सकते हैं पर मिनिमम वो इतना तो रखता ही है। बाकी बैंक वाला खुद भी फंक्शन कर रहा है तो ही नोज कि कितना रोलिंग रखना है और कितना पैसा अपने अकाउंट में भी रखना है। तो मैम अगर मुझे एक बड़ा अमाउंट निकालने जाना हो तो, अगर सोचिए आपको कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, आप गए हो बैंक में और तो बैंक वाला आपको थोड़े टाइम के लिए रुकाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि बैंक वाला बोलता है कि हाँ बैठो भाई, आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कभी कभी 1-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका दूसरे बैंक के साथ टाई अप होता है, वहां से वो पैसा निकाल कर फिर इनको दे देते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार अगर बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपको कल आने के लिए भी बोलते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, पैसा अरेंज कर सके। क्लियर है?
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई भाई कि बैंक का फंक्शन किस हिसाब से होता है। बैंक का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। ओके, मैं कहीं पे लिख देती हूं, है ना, रुको अभी लिख देती हूं इधर, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, सही है। तो ये क्या होता है, ये होता है उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट आता है कि क्रेडिट प्लेज अ वाइटल रोल। क्या कह रहे हैं वो कि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, वो तो हमने देख ही लिया, हर एक बिजनेसमैन के लिए उधारी में बिजनेस करना लॉजिकल होता है। ठीक है, अब यहां पे वो कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रोल्स में आते हैं और कुछ नेगेटिव रोल्स में आते हैं। इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रोल का क्या मतलब है, इसका मतलब वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो क्रेडिट है ये कई बार किसी की लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले कर लेता है और कई बार लोगों की लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं एक चीज बोलूं कि भाई यहां पे एक शू मेकर है, ठीक है, इसको ऑर्डर मिला है कि इसे 3000 शूज बनाने हैं। ठीक है, तो ये बंदे ने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए रॉ मटेरियल। शूज बनाना है तो भाई मटेरियल तो लगेगा, सही बात है। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अब इतना सारा शूज का अगर ऑर्डर है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक अमाउंट भी चाहिए होगा। ठीक है, ये बंदे ने क्या किया, ये बंदे ने जाके लेदर वाले के पास गया, क्योंकि लेदर शूज बनाने थे, उसके पास गया और उसने उसको बोला कि भाई देखो मेरे को तुम उधारी पे लेदर दे दो 2 महीने की, 2 मंथ्स का मुझे क्रेडिट दे दो, सामान दे दो और मैं तुम्हारा पेमेंट जो है 2 महीने बाद कर दूंगा। ठीक है, अब वो बंदे अब मुझ में अगर ऑलरेडी हमारे बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है और मैं सामान उसी से खरीदती हूं, तो वो बंदा क्या करेगा, मुझे दे देगा क्रेडिट, क्योंकि वो जानता है मुझे, एंड ही नोज कि मैं पैसा पे कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा तो यहां पे मैंने क्या किया, ये एक मेरा क्रेडिट है, ये एक मेरा लोन है, सही बात है। इसके अलावा उसने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये 3000 का ऑर्डर दिया था उसको, उस कॉन्ट्रैक्टर से उसने कहा कि आपको थोड़ा सा एडवांस देना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 शूज का जो अमाउंट होगा वो आपको मुझे एक एडवांस देना होगा। ठीक है, तो ये बंदे ने क्या किया, इसने बहुत स्मार्ट प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल नाम है अनिल, तो ये अनिल ने क्या किया, बहुत स्मार्ट प्ले किया। इसको जब ऑर्डर मिला तो इसने सारे पैसे अपनी जेब से नहीं लगाए, इसने क्या किया, इसने पहले कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप थोड़ा सा एडवांस दे दो भाई, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको 1000 जूते का जितना पैसा हो सकता होगा वो दे दिया। फिर इसने जब लेदर वाले के पास गया तो वहां पे भी उसने पेमेंट नहीं किया, उसने क्या कहा कि मुझे उधारी पे लेदर या रॉ मटेरियल दे दो, मैं आपका पेमेंट जो है 2 महीने बाद कर दूंगा। क्योंकि ये बंदा मुझे अनिल को जानता होगा तो इसने उसको उधारी पे भी दे दिया। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पे इसका इंडिविजुअल पैसा बहुत कम गया है क्योंकि इसने क्रेडिट में काम किया है। अब ये क्या किया, ये इसने अपना पूरा ऑर्डर कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर ने बाकी के 2000 का भी पैसा पे कर दिया। जैसे ही इसका पेमेंट आया, इसने क्या किया, यहां पर जाके इसका पेमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसने क्या किया है, बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है। अपनी जेब से सामान खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करना था वो कम करके लोन में जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया है। तो यहां पे इसका भी फायदा हुआ है, यहां पे इनको भी पेमेंट जो है वो टाइम पे मिल गई है, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर को भी जो उसका ऑर्डर था वो टाइम पे प्लेस हो गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्रेडिट का रोल कैसा था, पॉजिटिव रोल था। उसकी लाइफ में जो चीजें हुई वो अच्छे से हुई। यहां पे उसको भी अपनी इनकम मिल गई, उसका भी प्रॉफिट जनरेशन हो गया, उसको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई, उसको यहां वहां भागना नहीं पड़ा, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, लोन में ट्रांजैक्शन किया और बात बन गई। ठीक है, अब देखते हैं कि नेगेटिव रोल कैसे लोन प्ले करेगा। अभी तो हमने देख लिया कि लोन तो पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव कैसे हो गया। अब नेगेटिव का रोल जब प्ले करने हैं हम लोग, तो यहां पे एक एग्जांपल जो है हमने फार्मर का लिया है बुक में
ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई एक बंदा है, ठीक है, एक बंदी है, वैसे तो बंदा बोल देते हैं। अब यहां पे है अरुण, ठीक है, अरुण के पास क्या है, अरुण के पास एक लैंड है, बट उसके पास पैसा नहीं है वहां पे कल्टीवेशन करने का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उसने क्या किया, वो गया अपने मनी लेंडर के पास। गांव में है तो जमींदार होते हैं ना, वो जमींदार के पास गया और उसने बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसा जो है उधारी दे दो ताकि मैं कल्टीवेशन कर पाऊं लैंड पे। तो जमींदार बोला चल ठीक है। उसने क्या किया, उसने उसको 20,000 रुपए दे दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब ये जमींदार ने इसको पैसा दिया है अरुण को, तो वो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर ब्याज तो लेगा ही, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही, ठीक है। अब अरुण के पास ये पैसे आ गए, अरुण ने खेती की, लेकिन उस साल बहुत ज्यादा बारिश आ गई, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बारिश आ गई, मतलब जितनी चाहिए थी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा हो गई। उसके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी अलग से अवेलेबल नहीं था, तो उसके जितने भी कल्टीवेशन हुआ वो सब बर्बाद हो गया, ठीक है। उसने जो भी क्रॉप्स को डाला था वो सब बर्बाद हो गया, कुछ भी उसको रिटर्न मिला नहीं। तो अब यहां पर क्या हो गया है, यहां पे दिक्कत ये आ गई है कि लोन तो ले लिया, बट जो सोचा था वैसा कल्टीवेशन नहीं हो पाया। तो इसके पास कुछ है क्या, अब नहीं। तो क्या ये लोन पे कर पा रहा है, नहीं, ठीक है। तो इसने सोचा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर या 3 महीने बाद जो दूसरा सीजन आएगा उसमें जो अदर कल्टीवेशन करना है उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा मांग लेता हूं। तो ये गया फिर से जमींदार के पास, उसने बोला कि यार मेरे को थोड़ा सा और पैसा दे दो, मेरी फसल बर्बाद हो गई थी, अगर आप थोड़ी हेल्प कर दोगे तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, मैं आपका पूरा लोन एक साथ चुका दूंगा। उसने बोला ठीक है। उसने फिर से 10,000 रुपए निकालकर उसको दे दिए, ठीक है। अब ये 10,000 भी फ्री में नहीं जा रहे, उसका भी ब्याज लगने वाला है। ये 10,000 भी अरुण के पास आ गए। इस बार कल्टीवेशन हुआ, पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। मतलब क्या है, इसको रिटर्न कितने करने हैं अब टोटल 30, बट ये कितना कर पा रहा है, इसके सिर्फ 15,000 इसके हाथ में आया है, तो ये 5,000 अपने पास रख के बाकी का 5,000 देने आया है, बट इसको तो 30 देना है। अब क्या हो रहा है, इसने सिर्फ 5,000 अपने पास रखा, बाकी का पूरा लोन चुकाने के लिए दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से क्या होगा, इसको फिर से पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर से ये किसके पास जाएगा, ये अपने जमींदार के पास ही जाएगा। जमींदार वापस इसको थोड़ा सा पैसा देगा और फिर उसको क्या करेगा, और ब्याज बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है। फिर यह बंदा हो सकता है कि ऐसा करे कि भाई बहुत ज्यादा लोन हो चुका है, अपना थोड़ा सा जमीन का हिस्सा बेच देता हूं और इसका लोन चुका देता हूं, है ना। तो ये प्रोसेस जो बन गया है, ये क्या हो गया है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, जाल में फंस गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में डेट ट्रैप, ठीक है। इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, बी जो है वो साइलेंट है, DET इस तरह से प्रोनाउंस होता है, डेट ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये एक जाल में फंस गया है जहां पे इसको पैसा लेना ही पड़ेगा अगर कल्टीवेशन करना है तो। फिर उसके बाद पैसा पे नहीं कर पा रहा है, और पैसा लेना पड़ रहा है, और पैसा लेना पड़ रहा है। यहां पे क्या हुआ था, ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था, तो इसका पॉजिटिव रोल था क्रेडिट का। यहां पे वही क्रेडिट का क्या हो गया है, नेगेटिव रोल हो गया है। उसने इतनी उधारी ले ली है कि अब वो चुका नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्रेडिट प्लेस अ नेगेटिव रोल। जब भी क्रेडिट नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप दलदल में धंसते जा रहे हो, आप डेट ट्रैप में फंस चुके हो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, फार्मर्स या तो फिर अपनी जमीन बेच देते हैं, फिर वो अलग से वर्कर्स बन जाते हैं, या फिर और भी चीजें हैं जो वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस चीज में हमें नहीं जाना है, कोई बात नहीं। हम यहां पे सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल क्रेडिट का होता कैसे है। तो पॉजिटिव रोल में क्या होगा कि आपने लोन पे सामान लिया था और फिर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हुआ, आपको वो लोन की वजह से फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव रोल में अगर क्रेडिट प्ले कर रहा है अपना रोल, इसका मतलब क्या है कि उधारी लेने के बावजूद मेरा कुछ अच्छा हुआ नहीं और उसके ऊपर से उधारी पे उधारी बढ़ती चली गई है और अब मैं एक जाल में फंस चुका हूं, विच इज डेट ट्रैप। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये है हमारे क्रेडिट का रोल। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर लोन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, ऐसी उठ के जाके लोन नहीं ले लेना। जरूरी है कि आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो। जैसे यहां पे थी, यहां पे उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से थी, उसे पता था कि उसको
कहां से क्या चीज कितनी उठानी है। वही अगर आपकी प्लानिंग गड़बड़ा जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है कि भाई मैंने इससे भी उधार ले रखा है, यहां पे मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बंदा भी मेरे को पेमेंट नहीं करेगा, तो मैं सामने वाले का पेमेंट कैसे करूंगा, इसमें मेरा कोई फायदा भी हो रहा है क्या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस भी दिमाग में आने लगते हैं। तो क्या जरूरी है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास पहले से ही हो, आपको पता हो कि आप जब यहां पे लेदर वाले के पास जा रहे हो तो उसको कितने टाइम का उधारी का बोलना है। अगर सोचिए आप उसको 1 महीने का बोलते तो ये 1 महीने बाद आपके पास आ जाता मांगने के लिए, बट आपका सामान बन के हुआ ही नहीं होता, तो आपके पास पैसे नहीं होते, आपका नाम खराब हो जाता, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको उधारी ना देता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या जरूरी है कि जब भी आप क्रेडिट पे सामान ले रहे हो या आप कहीं से जाके लोन ले रहे हो तो प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई लोन इतने टाइम का है, उसमें से इतना पैसा यहां पे यूज होगा, यहां पे इस तरह से यूज होगा, और मेरा जो लोन है मैं इतने टाइम पे चुका दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि भाई ठीक है, आपने मैम बोला कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग सब कुछ मैंने डन कर दिया है, अब मैं बैंक में जा रहा हूं और मुझे लोन चाहिए, तो लोन किस बेसिस पे मिलेगा, है ना। अब अगर मैं भी लोन लेने के लिए बैंक में चली गई हूं तो इंपॉर्टेंट यह है कि बैंक वाला क्या क्या पूछेगा, है ना। जरूरी थोड़ी है कि हाँ मंजुला आइए, चलो चलो आ जाओ मंजुला बैठो, तुमको कितना लोन चाहिए, अच्छा 10 लाख ये लो, ऐसे थोड़ी करेगा वो मुझसे कुछ ना कुछ डिटेल्स मांगने वाला है। उन्हीं डिटेल्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या बताया आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि हर लोन में क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट आपको पता होता है। आपको पता होता है कि अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना है तो मुझे हो सकता है कि वहां पे 7% या 10% इंटरेस्ट हो। अगर एचडीएफसी में जाके मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा वहां पे 6% है। एसबीआई में जाके पता चला तो अगर औरत है तो उस हिसाब से कंसेशन अवेलेबल है। तो ये क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई जो लोन एग्रीमेंट होता है उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रेट है, ये जो रेट कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है कि आप लेंडर हो तो आप कितना रीपेमेंट करने हो, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट। क्लियर है? और यहां पे क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? कोलैटरल। मैम ये सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, आई नो। आप सिर्फ इतना समझो कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अगर मैं बैंक में गया हूं और मुझे लोन चाहिए, मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो हो चुकी है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब मैं बैंक में जा रहा हूं तो बैंक वाला मुझसे क्या क्या डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, बैंक वाले के पास से मुझे क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्योंकि अगर मैं लोन लेने जा रही हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं रिसर्च करूं कि भाई 4 ऑप्शन अगर मेरे पास है तो 4 में से कौन मेरे को सस्ते में दे रहा है। सस्ते में दे रहा है मतलब क्या है कि किसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है, तो मैं वहीं पे जाऊंगी लोन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं खुद का रिसर्च भी कर रही हूं, जहां पे मेरे कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर मुझे चाहिए, प्लस बैंक वालों की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो अब अगर मैं लोन लेने जा रही हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो एक बैंक वाला बेसिक मुझसे क्या क्या चीजें मांगेगा, बेसिक कम से कम क्या क्या मांगेगा। तो कम से कम मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? पहला, वो मुझे बताएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कितना है। आप मुझसे अगर ये वाला टाइप ऑफ लोन ले रहे हो तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, दूसरा कोलैटरल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वो क्या मांगेगा? मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें वो मुझसे मांगेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बताएगा वो मुझे? वो बताएगा मेरा मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट। मतलब क्या है कि मैं पैसा कैसे चुकाने वाली हूं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूं। अगर सोचो मैं बैंक में गई हूं, ठीक है, तो एक एक टर्म का मैं आपको मतलब बताती हूं अभी। ठीक है, मैं बैंक में गई हूं, मैं जाके बैठी आराम से, एंड आई एम वेटिंग फॉर द मैनेजर टू कम सो दैट ही कैन टॉक टू मी। ठीक है, बंदा आया, बैठा सामने, चाय वाय पिलाया, चलो ठीक है। फिर मैंने उसको बताया मेरी लोन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो वो मुझसे क्या पूछेगा कि ठीक है आपका बिजनेस प्रपोजल दो, अगर मैं बिजनेस ओपन करने के हिसाब से गई हूं तो। अगर मैं पर्सनल लोन के लिए गई हूं तो अकॉर्डिंगली वो मुझसे पूछेगा। ठीक है, तो वो बंदा बैठा है,
मैंने उसको मेरा लोन का रिक्वायरमेंट बता दिया, ये मेरा अमाउंट है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो कैलकुलेशन करता है और बोलता है कि आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या कि आपने मुझसे एग्जैक्टली कितना लोन लिया है। तो अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब वो बंदा मुझे बताएगा कि भाई ठीक है आपका 10 लाख का लोन है, सोचिए 10 लाख का लोन आपने 10 साल के लिए लिया है, तो उस हिसाब से हर साल एवरी ईयर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। जब वो मुझे ये सारा कैलकुलेशन करके बताएगा तो वो बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एक बार उसने मुझे इंटरेस्ट रेट बता दिया, फिर उसके बाद वो मुझे क्या बताए, वो मुझसे क्या पूछेगा, वो मुझसे पूछेगा डॉक्यूमेंट्स, मैं कौन हूं इसका सबूत, है ना। तो मेरे से आधार कार्ड मांगेगा, मेरे से पैन कार्ड मांगेगा, मेरा जो एड्रेस प्रूफ है तो वहां के लिए वो मुझसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग सकता है। तो ये सारे कॉमन चीजें, कॉमन डॉक्यूमेंट्स वो मुझसे मांगेगा। ठीक है, अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं तो वो मुझसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो वो सब चीजें वो मुझसे मांगेगा, तो उसको मैं कहती हूं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद वो मुझे ये भी बोलेगा कि भाई ये लोन का जो ईएमआई पे करोगे तुम, वो कैसे पे करोगे, तुम कैश का पेमेंट करोगे या तुम्हारे बैंक से मैं डायरेक्टली काट दूं, वैसा वाला सीन होगा, या फिर तुम हर महीने चेक से पेमेंट करोगे, कैसे करोगे। तो उसको मैं क्या कहूंगी, उसे मैं कहूंगी मोड ऑफ पेमेंट। नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग वो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं जहां से बैंक में ऑटोमेटिकली पैसा कट जाए। बस हमें क्या जरूरी होता है जानना, उस टाइम पे हमारे लिए जरूरी होता है जानना डेट, कि कौन सी डेट पे पैसा कटेगा। अगर मैंने लोन लिया है और मेरा 5 तारीख को पैसा कटता है, तो मुझे पता है कि 5 तारीख से पहले मेरी सैलरी आ जाती है और 5 तारीख को बैंक वाले ईएमआई काट देंगे। तो 5 तारीख को ही मैसेज आ जाएगा, 5 को भी नहीं, एक्चुअली बैंक वाले एक दिन पहले आपको इंटीमेट भी करते हैं। तो 4 तारीख को मैसेज आ जाएगा कि भाई बैलेंस अपने अकाउंट में रखो, 5 तारीख को कटने वाला है। बैलेंस रखने का अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, ईएमआई कट जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है मेरा मोड ऑफ पेमेंट। लास्ट हम आ जाते हैं जो है हमारा कोलैटरल। ना कोलैटरल क्या होता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कोलैटरल क्या होता है। ना देखो यहां पे कोलैटरल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी, क्या होनी चाहिए वो, इट शुड बी एन एसेट। जो किसका होना चाहिए, बोरोवर का खुद का होना चाहिए, जिसमें क्या क्या आ सकता है, लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक। ये क्या होता है, बेसिकली ये एक गारंटी होती है। ठीक है मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, कोलैटरल बेसिकली क्या है, अब मैं बैंक में हूं, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट तक हम पहुंच गए। अब बैंक वाला क्या बोल रहा है कि देखिए आपने जो सैलरी स्लिप दिया है उसमें ना मेरे को आपका पैसा जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, तो मुझे चाहिए कि आप एक और सिक्योरिटी दो, कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोचो मंजुला पेमेंट नहीं कर पाई तो मैं ये एसेट को बेचकर अपना पैसा निकाल लूं। वो ये चाह रहा है मुझसे। ठीक है, जब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कोई डिपॉजिट के तौर पे, कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रखूं उसके पास, मॉर्गेज करूं कोई चीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोलैटरल। ठीक है, ऑब्वियसली मैं अभी लोन लेने गई हूं तो मैंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखा होगा, कोई ना कोई मेरा गारंटर होगा, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी होती है। अगर आप छोटा सा भी लोन लेने जाते हो तो भी एक गारंटर की जरूरत होती है। अब वो गारंटर तो है ही, बट वो कह रहा है इसके अलावा मुझे एक और चीज आपसे चाहिए, जो कि आपका कोई एसेट हो, एक सामान जिसको मैं बेचूं और अपना पैसा निकाल लूं। अब जो गारंटर है, जो बंदा है, जो मेरे जो भरोसे पे साइन कर रहा है कि भाई इसने पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, उसको सिर्फ इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो बोलता है इसको थोड़ी ना बेच दूंगा मैं, अगर इसने भी हाथ खड़े कर दिए तो क्या करूंगा मैं। तो बैंक वाला क्या बोल रहा है कि मेरे को इस बंदे पे भी भरोसा है, बट उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम मुझे एक और सिक्योरिटी दो। तो मैं बोल रही अच्छा ठीक है, क्या होगा वो, तो बोलता है वैसी कोई चीज दो जो तुम्हारी खुद की है, विच इज योर ओन। ऐसे में वो बोल रहा है कुछ भी दे दो भाई, कार दे दो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। अगर बड़ा अमाउंट है तो वो बोलेगा जमीन गिरवी रखने के लिए, अगर छोटा अमाउंट है तो वो बोलेगा कार गिरवी रख दो। तो ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है, और वो मैं गिरवी रख रही हूं, वो बैंक वालों की नहीं हो गई है, तो मैं वो हम यूज कर सकते हैं क्या, हाँ हम वो यूज भी कर सकते हैं। बैंक वाला जब आएगा पिक्चर में, जब मैंने पेमेंट नहीं किया, जब उसके रिमाइंडर्स देने पर भी मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूं, तो बैंक वाला आएगा और बोलेगा कि भाई सुनो
कोलैटरल के टाइम पे जो तुमने हमें ये एसेट दिया था, ये लैंड दिया था, अब यहां से तुम हट जाओ, ये जमीन को अब हम बेचने वाले हैं और इससे जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना लोन का रीपेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि तुमसे ना हो रहा। समझ में आ गया? तो ये होता है कोलैटरल का इंपॉर्टेंस, जहां पे बैंक वाले को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होती है अपार्ट फ्रॉम द गारंटर। ठीक है, यहां पे जो सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज चाहिए होती है वो होता है बोरोवर का खुद का कोई एसेट, जिसको वो बेचकर अपना पैसा निकाल लेगा। अगर इन केस फ्यूचर में बोरोवर जो है, जिसने पैसा लिया है, वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो टाइम टू टाइम पैसा पे कर रहा है तो उसको वो एसेट की जरूरत भी नहीं है, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बट अगर नहीं पेमेंट किया तो वो आ जाएगा और बोलेगा घर खाली करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट मतलब क्या? फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो यहां पे सबसे पहले उन्होंने यही बता दिया है कि भाई टाइप्स ऑफ लोन कैसे कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं। देखिए वहां पे उन्होंने बताया है कि फॉर्मल में क्या क्या चीजें आती है। फॉर्मल मतलब जब आपने बैंक से लोन लिया हो या कोऑपरेटिव से लोन लिया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल क्रेडिट। लीगली जाके पूरा पेपर वर्क के साथ आपने किया है। फिर इनफॉर्मल क्या होता है? जब कभी आपने जमींदार से लोन लिया है, किसी दुकानदार से लिया है, किसी रिलेटिव से लिया है, किसी फ्रेंड से लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल क्रेडिट बोलते हैं। मैम लोन तो लोन है, चाहे कहीं से भी लिया हो, इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। कौन सा फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर लोन या फिर आप बोलो फॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल सबसे पहले जो हमने देखा है कि वो कौन देता है? बैंक या फिर कोऑपरेटिव्स आपको देते हैं। ठीक है, यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरबीआई यहां पे क्या करता है? पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो सुपरवाइज करता है। मतलब क्या है कि बैंक वालों पे नजर रखने के लिए कोई है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले अपनी मनमानी कर सकते हैं, नहीं। यहां पे बैंक वालों पे मतलब जो बंदे आपको उधारी दे रहे हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए यहां पे लोग हैं। वो कौन है? आरबीआई। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, आरबीआई नजर रखता है, कैसे? आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई थोड़ी ना हर जगह पे जाता है, नहीं जाता। लेकिन वो क्या मांगता है? वो मांगता है बैंक से एक सबमिशन, जहां पे वो क्या बताता है? वो बताता है कि बैंक वाले बताते हैं कि उन्होंने कितना पैसा लेंड किया है, किसको किसको किया है और कितना इंटरेस्ट रेट पे किया है, वगैरह वगैरह। तो आरबीआई क्या करता है? इनके ऊपर नजर रखता है। और वो नजर कैसे रखता है? कि उनको मंथली रिपोर्ट चाहिए होता है कि भाई तुमने आज कितना ट्रांजैक्शन किया या ये महीना तुम्हारा कितना ट्रांजैक्शन हुआ और फिर तुमने कितने लोगों को लोन दिया, वो लोग कौन है, कितना इंटरेस्ट रेट पे दिया, सब कुछ आरबीआई के पास सबमिशन में आता है। तो अगर आरबीआई के पास मुझे भेजना है तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं घपला नहीं कर रही हूं। ठीक है, होने के लिए तो होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैम फिर भी तो केसेस तो होते ही हैं, स्कैम तो होता ही है। यस, होने के लिए होता है, बट यहां पे फॉर्मल सेक्टर में क्या है? नजर रखने के लिए फिर भी कोई है। ठीक है, कौन है वो? आरबीआई है। फिर इसके अलावा बैंक वालों को और क्या चीज करनी होती है? मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था ना, 15% रखते हैं वो लोग, तो वो मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चीज आरबीआई सुपरवाइज करता है। फिर इसके अलावा बैंक वालों को ये भी इंस्ट्रक्शंस है कि आप जो लोन प्रोवाइड करते हो वो सिर्फ और सिर्फ रिच वालों को नहीं देना है, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देना है, स्मॉल स्केल सेक्टर्स को भी मिलना चाहिए। तो स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, इनको भी लोन मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बिजनेसेस हु आर मेकिंग मच बिगर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है? लोन तो मिल रहा है लेकिन उसके सारे फंक्शंस पे नजर रखने के लिए कोई बंदा अवेलेबल है।
ठीक है, सब कुछ जो होता है वो लीगली होता है। आपको पता होता है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, एक महीने में कितना ईएमआई जाएगा, इस तरह से कितने साल तक आपको पेमेंट करना है, ये सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होती है पहले से ही। ठीक है, यहां पर ये भी है कि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हो तो वो आके गुंडे आपके घर में नहीं भेज देते कि जाओ मारपीट करो वहां पर जाके, मेरा पैसा कैसा भी निकाल के लाओ। ये सब यहां पर नहीं होता है। यहां पे अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हो तो वही कोलैटरल जो इनके पास होता है उन्हीं को वो यूज करते हैं और अपना पेमेंट जो है वो निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इनका तरीका है, ये फॉर्मल सेक्टर्स का तरीका है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो यहां पर जैसे हमें पता है कि मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जिनसे आप पैसा लेते हो। ठीक है, यहां पे जो चीज है वो ये है कि सुपरवाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा कि तुमने कितने इंटरेस्ट पे लोन लिया है या दिया है। ठीक है, अगर मैं जा रही हूं जमींदार के पास और मैं उससे लोन ले रही हूं, जरूरी नहीं है कि जमींदार जितना मुझे दे रहा है उसी हिसाब से दूसरे को भी और तीसरे को भी और चौथे को भी दे रहा होगा। हो सकता है कि वो मुझसे 4% इंटरेस्ट ले रहा हो, दूसरे से 6, एक से 12। उसको रोकने के लिए कोई है क्या उधर? नहीं। उसको किसी को जवाब देना है क्या? नहीं। उसको किसी की पड़ी है क्या? नहीं। उसी तरह से फ्रेंड्स का हो गया, उसी तरह से रिलेटिव्स का हो गया कि आपने बोल दिया कि भाई ठीक है मेरे को इतना लोन दे दे, और आपने बोला कि मैं वो बोलेगा कि भाई तेरे को 10 चाहिए ना, तो मेरा इतना ही है कि जब तू रिटर्न करेगा तो तेरे को कम से कम 15 करना पड़ेगा। तो वो वाला हिसाब, ज्यादा लिखी पढ़ी होती नहीं है यहां पर। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे आरबीआई है सुपरवाइज करने के लिए, यहां पे कोई भी नहीं है। क्योंकि कोई भी नहीं है इस वजह से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, क्योंकि कोई है ही नहीं रोकने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पे रीपेमेंट ऑफ लोन जब करना होता है तो क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स आर यूज्ड। क्योंकि आपने उतना ज्यादा लोन भी ले रखा है ना, तो आपको नहीं पता है हर महीने कितना पे करना है। एक उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा सिस्टमैटिक है, 10 साल में आप हर महीने इतना इतना पे करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहां पे सिर्फ लोग आ जाते हैं, हाँ चल पैसे निकाल, आज कितना है तेरे पास, अच्छा 2000 है, चल 2000 दे, और लेके निकल जाते हैं। कभी आपके पास 5 होगा तो 5 लेके निकल जाएंगे, कभी आपके पास 1 होगा तो 1 लेके निकल जाएंगे, कभी आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको मार के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये कहां होता है, ये होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर में। अंडरस्टैंडिंग? और यही वो सेक्टर है जहां पे क्या होता है, जहां पे होता है आपका डेट ट्रैप, जहां पे आप फंस जाते हो। अंडरस्टैंडिंग? तो लोन लेने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। तो मैम इनफॉर्मल में लोग क्यों जाएंगे, क्यों जाना है उनको इनफॉर्मल में जब फॉर्मल सेक्टर है? तो क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और कोई ऑप्शन नहीं होता मतलब यह है कि बैंक वाला मांगता है डॉक्यूमेंटेशन, इनके पास कहां होता है डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा। कई बार लोगों के पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं होता, तो कैसे देगा बैंक लोन? फिर बैंक को चाहिए होता है कोलैटरल, इनके पास अपने लिए ही खुद के लिए जमीन नहीं है, तो कोलैटरल के तौर पे क्या ही रखेंगे। फिर उसके अलावा बैंक में जो है सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। बैंक में जाने में भी लोगों को डर लगता है, बोलते अरे यार पता नहीं कहां आ गए, ये इतनी सारी मशीनें रखी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो निकल जाते हैं। तो यहां पर जब बैंक में लोग आना ही नहीं चाह रहे हैं और उसके ऊपर से अगर आ गए तो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स है तो कोलैटरल रखने के लिए कोई चीज नहीं होती है, तो उनको क्या होता है, लोन नहीं मिल पाता है। जिस वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई जमींदारी ठीक है अपना, कम से कम अपने को जानता तो है, लोन दे देगा, अभी जरूरत है उसके पास चलते हैं, बाद में हाथ पैर जोड़ लेंगे, यही सोचा जाता है। तो इसको हमने क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ठीक है, अब हमें यह तो समझ में आ रहा है कि फॉर्मल सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सेक्टर से ही ग्रोथ हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें लोगों की सोच बदलनी होगी और काफी सारे सेक्टर्स में चेंजेस लाना होगा ताकि लोग इनफॉर्मल से दूर हो और फॉर्मल की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो यहां पर आपका क्रूशियल 3 सेंटेंस है, आपने देखा होगा इसका फॉन्ट भी अलग है और इसका कलर भी अलग है। क्यों? क्योंकि ये आपके बुक के सेंटेंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड बाजू में लिख देते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, जैसे यहां पे पहला सेंटेंस क्या है कि बैंक एंड कोऑपरेटिव्स,
बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर लोन। क्या बोल रहे हैं कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इनको और ज्यादा लोन देना चाहिए। बात तो बराबर है, क्योंकि ये ज्यादा लोन देंगे तभी लोग लेंगे, जब लोग लेंगे लोन तो इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ कम जाएंगे। सही बात है, तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करने बोल देते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप एंड अफोर्डेबल, चीप लोन किसका है, फॉर्मल सेक्टर का। कैसे, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो अपने हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अफोर्डेबल लोन किसका है, फॉर्मल सेक्टर का, क्योंकि वहां पे आपको पता होता है कितने साल तक कितना लोन पे करना है और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होती। समझ में आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट मतलब क्या है, अगेन फॉर्मल लोन, फॉर्मल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। यस, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनफॉर्मल लोन से, इनफॉर्मल क्रेडिट से सबको साइड हटाना, सबको क्या करना, फॉर्मल की तरफ लाना। सही बात है, तो दोनों ऊपर नीचे सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन सेम ही होगा। दोनों ही जगह पे आपको क्या करना है, आपको लोगों को फॉर्मल सेक्टर की तरफ ढकेलना है। आपको उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन लो, क्रेडिट वहां से लो, ये उनको मोटिवेट करना है। वहां पे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इजी कर सकते हो उनके लिए लोन लेना, राइट। आप थोड़ा प्रोसीजर अपना सिंपल कर सकते हो। कोलैटरल के लिए कोई और एक चीज आपको सोचनी चाहिए। स्मॉल बोरोवर्स को, स्मॉल लेंडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ आने लगेंगे। आपको रूरल एरियाज में भी जाके अपने ब्रांचेस ओपन करने चाहिए। आप उनके लिए रीचेबल तो हो जाओ। अगर मैं गांव में रहती हूं, मेरे को आपकी बात तो समझ में आ गई, हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, हमें फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई बैंक ही नहीं है तो क्या करोगे? बैंक वाला भी तो होना चाहिए वहां पे। आप मेरी बात समझ गए, आप बैंक ढूंढ रहे हो, बैंक है ही नहीं, तो वहां पे क्या जरूरी है कि बैंक भी ओपन हो। तो आपके लिए जरूरी है कि आप रूरल एरियाज में भी जाके अपने ब्रांचेस ओपन करें, ताकि लोग वहां आना शुरू करें। जब लोग वहां आना शुरू करेंगे तो समझना शुरू करेंगे। एक बंदा भी लेगा अगर लोन, तो वो भी 10 लोगों को जाके बताएगा कि भाई वहां पे ऐसे ऐसे होता है, मैंने तो ले लिया है, तुम लोग भी ट्राई करो। और फिर 10 लोग वहां आएंगे, फिर वो और 50 को बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा ये दोनों सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। वैसे ही ये तीसरा सेंटेंस भी है, क्या बोलता है, इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग particularly in the rural area so that all the departments on the informal sector of credit reduces। अभी जो मैंने आपको बताया वही सेम। तीनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम है। एग्जाम में ये सेम सेंटेंस पूछा जा सकता है और आगे वो बोल सकते हैं एक्सप्लेन, कभी कभी वो बोल सकते हैं एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे तो इजी है, मुझे सिर्फ आपको यही दिखाना था कि बुक में आपके कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाते हैं और बाजू में लिख देते हैं एक्सप्लेन। तो ये 3 सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनका एक्सप्लेनेशन सेम है, आंसर सेम रहेगा, पूछा अलग अलग तरीके से जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। नाउ सेल्फ हेल्प, इसका मतलब क्या है, खुद की मदद खुद करना, बराबर है ना। सेल्फ हेल्प तो मतलब क्या है कि अपनी मदद खुद करो। बोलते ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद कोशिश करते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट उसी के ऊपर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं सबसे पहले वो बात कर रहे हैं यहां पे कि पुअर हाउस होल्ड थे, ये लोग ने क्या किया है, वो टोटली डिपेंडेंट किस पे थे, इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। ठीक है, तो रूरल एरियाज के लोग हैं, आप ऐसा बोल लो, गांव के लोग हैं जो टोटली इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं लोन के लिए। ठीक है, यहां पे उनका रीजन क्या है, क्योंकि बैंक जो है वो हर जगह पे है नहीं। ठीक है, अब जहां पे बैंक है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स और कोलैटरल की ऑप्शंस नहीं है। तो इस वजह से, मैम ये तो हमको पता है, तो इस वजह से क्या हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरेट हुआ है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो किसने लाया है, वो लाया है हमारे, कहां गया,
किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? अच्छा, वो पीछे वाली स्लाइड में है क्या? यहाँ पे डाला ही नहीं है? अरे यार, पुअर पीपल लिखा है। अच्छा चलो, यहां पे पीपल में आना चाहिए आपका विमेन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप? मैम आप खुद ही बता दो, यहां पे मत देखो। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि वो लोग थक चुके थे इनसे, वो थक चुके थे जमींदार से, वो थक चुके थे कि भाई उनसे जाके लोन लो, फिर उनकी किचकिच सुनो, घर पे लोग आ जाते हैं, मारपीट हो जाती है, फिर जैसा चाहिए वैसा पैसा लेकर चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कि लोन खत्म क्यों नहीं हो रहा है भाई, इतने टाइम से पेमेंट कर रहे हैं पर लोन खत्म ही नहीं हो रहा। थक चुके थे इससे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने, मतलब यहां पे मैं किंग की बात कर रही हूं, औरतों की बात कर रही हूं। फिर उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां पे उन्होंने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी तो उन्हें बाहर वालों से मदद लेने की जरूरत कम लगने लगी। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा चीज है। क्या हुआ है? वो लोग थक चुके हैं जमींदार से, जमींदार बहुत परेशान कर रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि साथ में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं। तो मैम लोन चाहिए होगा तो लोन चाहिए होगा तो भी एक दूसरे की मदद करेंगे भाई, सब निकाल के एक बंदे को पैसा दे दो, बाद में वो रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जिनको वो कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पे वो अपने ग्रुप के मेंबर्स की खुद एक दूसरे की मदद करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैं उसका डिटेल्स आपको बताती हूं। सबसे पहले, अच्छा हाँ, एक चीज आपकी रह गई, रुको रुको, एक चीज रह गई यहां पे, कहां गया भाई? हाँ, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स कितने हैं। तो यहां पे मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 15 से लेके 20 मेंबर्स। यहां पे क्या होता है? यहां पे स्मॉल सेविंग्स की जाती है। ठीक है, यहां पे जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? नेबरहुड वाले लोग होते हैं। ओके, चलो अभी मैं आपको एक डिटेल बताती हूं, फिर उसके बाद हम एडवांटेजेस भी देखेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली किसके लिए है? ये वुमेन ने शुरू किया है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होती हैं? औरतें होती हैं। ठीक है, ये जो मेंबर्स होती है ये कहां से होती है? नेबरहुड से ही होती है, आजू बाजू के गांव वाले सब मिलकर ये चालू किए। ठीक है, यहां पे जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 15 से 20। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मीटिंग करते हैं, अपना अपना दुखड़ा सुनते हैं, एक दूसरे को बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ एंड एवरीथिंग। इसके अलावा क्या करते हैं? ये सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स कैसे? स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स मतलब क्या? 20 से 25 रुपए रोज या हफ्ते में, जैसा उनको लग रहा है, जैसा सेव होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? फिर इन लोग का और क्या चीज ये करते हैं कि अगर सोचो इनमें, सोचो 20 मेंबर है। ठीक है, अब सोचिए 20 मेंबर में से एक ऐसा मेंबर है, एक मेंबर है जिसको क्या है? पैसे की जरूरत है, इज इन नीड ऑफ मनी। तो क्या करेंगे? इन्होंने जो सेविंग्स की थी इसमें से वो लोग पैसा इसको देंगे। किस पे देंगे? इंटरेस्ट रेट पे ही देंगे, बट जो रेट होगा वो कैसा होगा? बहुत कम। बंदा वो पैसे को यूज करेगा उस टाइम पे, फिर उसके बाद वापस से आके ग्रुप को दे देगा, चुका देगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया है जहां पे वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो आते हैं, अपनी अपनी चीजें बताते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स बताते हैं, क्या हो रहा है उनके साथ वो शेयर करते हैं। इसके अलावा वो प्रॉपर सेविंग्स भी रख रहे हैं। ठीक है, अब ये माना जा रहा है कि इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये बोरोवर्स प्रॉपरली सेव करते रहे और ये जो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये अच्छे से चलता रहा, कुछ साल अगर बीत गए, फॉर एग्जांपल सोचिए 5 साल अगर बीत गए और इन्होंने अच्छे से फंक्शन किया है, इनकी हमेशा मीटिंग भी हो रही थी, इनकी सेविंग्स भी हो रही थी, इनके मेंबर्स अगर सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे थे तो वापस डाल भी रहे थे, प्रॉपरली इनको इंटरेस्ट भी मिल रहा था, ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली हो रही थी तो फिर इनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना भी शुरू हो जाता है, एंड वो भी विदाउट कोलैटरल। समझ में आ रहा है? यहां पे तो कोलैटरल की ऐसे भी जरूरत नहीं है। ये ग्रुप का, ये जो ग्रुप है इसका मेन मकसद क्या था कि अगर पैसे की जरूरत हो तो हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, तो वैसे भी कोलैटरल की जरूरत नहीं थी।
पर बाद में भी क्या हो रहा है, बाद में भी आप फॉर्मल सेक्टर में भी घुस सकते हो, वहां से भी लोन ले सकते हो और आपसे कोलैटरल नहीं पूछा जाएगा। ये कब होगा, जब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो। एंड राइट नाउ एट प्रेजेंट भी क्या सिचुएशन है कि जब एक मेंबर को जरूरत है तो बाकी के मेंबर्स अपना पैसा निकाल कर देने के लिए तैयार हैं एज लोन, और यहां पे कोई कोलैटरल की मांग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है, पीपल कैन गेट टाइमली लोन फ्रॉम फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। ये तो पता ही है, रीजन चाहे जो भी वो लोन तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या है यहां पे क्या हो रहा है, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है फॉर रूरल पुअर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, देखो अगर आप एक साथ में हो, कुछ मेंबर्स हो और आप अच्छे से फंक्शन भी कर रहे हो, आपकी सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी हो रही है, तो एक टाइम के बाद आप अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री भी चालू कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर्स, है ना। अचार पापड़ बनाना, उसको बेचना, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियली यहां पर क्या होने लग गया था, जो वुमेन थी वो फाइनेंशियली भी क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, अपने ऊपर डिपेंड कर रही थी, किसी और के ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है रूरल पुअर वुमेन के अंदर। ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू की हैं जहां पे वो रेगुलरली मिलती हैं, डिपॉजिट्स करती, पैसे जो हैं वो सेविंग्स के अपने वहां पर रखती हैं। अगर मेंबर में से किसी को जरूरत होती है तो वो लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं, चीप रेट पे होता है, मेंबर्स जो है लोन लेते हैं और फिर उसको प्रॉपरली फुलफिल भी करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद आप फॉर्मल सेक्टर से लीगली लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पे एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, अब वहां से फॉर्मल सेक्टर से आपको लोन भी मिल जाता है उस टाइम पे विदाउट कोलैटरल। ठीक है, और क्या चीज है, हाँ, और इसी लोन से आप क्या कर सकते हो, छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया है आज का हमारा चैप्टर खत्म, जहां पे हमने देखा है मनी एंड क्रेडिट और उनके इंपॉर्टेंस। मनी का भी इंपॉर्टेंस हमने देखा है कि क्यों हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको रखा, एंड क्रेडिट में भी हमने देखा है किस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, और क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, और कौन से सेक्टर को हमको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए, दैट इज फॉर्मल। ठीक है, सो आज का चैप्टर खत्म। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और फिर हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय। Download the app now.